गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं डॉक्टर स्वाति हूँ और आज मैं यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट जो आप पैथोलॉजी लैब में करवाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताऊँगी, ताकि जब रिपोर्ट आपके पास आए तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो कि इस यूरिन रिपोर्ट में क्या है और किस चीज़ का क्या मतलब है। तो बहुत हल्के शब्दों में बताऊँगी और बहुत ज़्यादा डिटेल साइंटिफिक तरीके से नहीं, कि ऊपरी आप जब देखें तो आपको समझ आए कि इसमें बैक्टीरिया है या इसमें इन्फेक्शन है या इसमें ब्लड है, तो वो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ताकि आप आगे डिसीजन ले पाएँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। तो सबसे पहले जब हम पैथोलॉजी लैब में पहुंचता है तो उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी ना हो या पेशेंट जो है वो यूरिन पास नहीं कर रहा है पूरे दिन में, तो डेफिनेटली एक्यूट रीनल फेलियर मतलब किडनी के फेल होने के चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ है उसमें से 10 ml या 20 ml क्वांटिटी एक कंटेनर में हम लोगों को मिलती है एज अ पैथोलॉजी लैब। फिर उसका कलर आप देखें, कलर ज़्यादातर पीला होता है, बहुत हल्का पीला। और हल्का पीला का मतलब है कि आपकी पानी की मात्रा जो आपकी बॉडी में वो बहुत अच्छी है। और अगर वो बहुत डार्क पीला है तो वो आप ध्यान देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डार्क येलो का मतलब होता है कि आपने बहुत देर से पानी नहीं पिया है। अगर वो रेड कलर में है, रेड कलर जो है वो रेड दिख रहा है कंटेनर में, तो डेफिनेटली उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे, तो ब्लड पास हो रहा है। अब ब्लड पास होने के सबसे कॉमन सिम्टम्स, सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं या तो स्टोन्स। सबसे पहले अगर आपको कुछ सोचना है तो स्टोन्स सोचना है। और फीमेल्स में आपको ज़रूर, अगर पीरियड्स के वक्त आपने वो सैंपल दिया है तो वो उसकी वजह से है, ना कि स्टोन्स या किसी इन्फेक्शन की वजह से। हल्का सा धुंधला होता है और बहुत अगर धुंधला है, ट्रांसपेरेंसी हम देख रहे हैं, अगर बहुत धुंधला है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन है, क्योंकि जब उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, पस सेल्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यूरिन धुंधला हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ज़्यादा ना सोचें इस बारे में, पर 1.005 से 1.030 के बीच में ये जैसे वैल्यू है तो ये नॉर्मल है। लेस देन 1.005 से होगी तो हम फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर और बाकी जो किडनी की जो डिजीज़ हैं उनके बारे में सोचते हैं। पीएच से ये पता चलता है कि यूरिन एसिडिक है या अल्कलाइन। ये हुआ फिज़िकल एग्जामिनेशन मोटा। इससे ज़्यादा आपको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन समझना नहीं है एज अ पेशेंट, बाकी डॉक्टर्स अपने आप करेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन में हम एल्बुमिन देखेंगे, होना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज़ नील। रेड्यूसिंग शुगर मतलब शुगर नॉर्मल वैल्यूज़ नील। तो किडनी से जो यूरिन पास होके बन के आता है उसकी जो एल्बुमिन और शुगर की मात्रा है उस यूरिन में नील होती है। तो अगर एल्बुमिन मान लीजिए 1+ या 2+ आ रहा है तो डेफिनेटली किडनी प्रोटीन पास कर रही है। प्रोटीन किडनी तभी पास करती है जब कोई दिक्कत है। सबसे कॉमन दिक्कत जिसमें प्रोटीन पास होता है या तो वो इन्फेक्शन होता है या फिर डायबिटीज़ होता है। और शुगर का भी यही है कि 1+ है, 2+ है या 3+ है। आप ऐसे मानिए कि जो शुगर है वो मोर देन 180 mg/dl जब होगी ब्लड में, उसके बाद वो यूरिन में आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके यूरिन रिपोर्ट में 1+ आ रहा है तो आप मान के चलें कि आपकी जो ब्लड की शुगर है वो मोर देन 180 है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे। इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पस सेल्स जो है वो 2 to 3 नॉर्मल है, पर जैसे ही इन्फेक्शन होगा बॉडी पस सेल्स क्रिएट करना शुरू कर देती है, उसको जो इन्फेक्शन है उसको हटाने के लिए। यही काम है पस सेल्स का। तो 8 to 10 इसमें आपको इस रिपोर्ट में आपको 8 to 10 दिख रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन इनको है। आरबीसी नहीं है तो इसका मतलब ब्लड जिसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। कास्ट ऑफ क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टोन्स में या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीज़ कोई होती है उसमें मिलते हैं। इसमें देखिए इस रिपोर्ट में नील है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये पस सेल्स मान लीजिए 28 to 30 होते तो 28 to 30 क्या करते हैं, पस सेल्स इकट्ठे होके एक कास्ट बना लेते हैं और फिर ये कास्ट 28-30 का ग्रुप कास्ट बन के यूरिन में पास होता रहता है और हमें दिखता रहता है।
कास्ट दिख रहा है तो हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है। दूसरा साथ में ये मालूम चलता है कि इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। एपिथेलियल सेल्स नॉर्मली यूरिन में पास होते ही हैं, क्योंकि किडनी की लाइनिंग के बाद ब्लैडर की जो अंदर की लाइनिंग होती है, एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं, वो जैसे हमारी स्किन की होती है, ऐसी हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी एक लाइनिंग होती है जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं। उसमें से नॉर्मल ही स्किन जैसे हमारी स्किन शेडिंग होती है, ऐसी एपिथेलियल शेडिंग भी होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। बहुत ज़्यादा शेडिंग होने लग जाए इसका मतलब इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें ऐसे एकदम से रिपोर्ट देख के ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक कि ये फुल फील्ड ना हो। फुल फील्ड का मतलब कि हमने माइक्रोस्कोप में देखा और हमें एपिथेलियल सेल्स भरे हुए मिल रहे हैं, पूरा एक जहाँ पे हम देख रहे हैं, जो हम फोकस है हमारे माइक्रोस्कोप का, पूरा भरा हुआ है नहीं। फिर बैक्टीरिया नॉर्मली कभी कभी हमें नॉर्मली भी मिलता है, जिसको हम प्रेजेंट लिख के देंगे रिपोर्ट में। 1+, 2+, 3+ मतलब इन्फेक्शन, ठीक है। कभी कभी हम लोग सिर्फ यूरिन के इन्फेक्शन के कैरियर्स होते हैं और हमारे में सिम्टम्स नहीं आते हैं। मोस्टली महिला फीमेल्स जो होती हैं उनमें सिम्टम्स नहीं आते हैं इन्फेक्शन के। और यूरिन टेस्ट जब भी वो करवाएंगी तो उसमें 1+ या 2+ बैक्टीरिया आएगा, तो बॉडी जो बनती है वो कैरियर बन जाती है सिम्टम्स के बिना। तो ऐसे में पेशेंट कभी कभी बहुत हरारत या लोअर बैक में दर्द, हल्का में दर्द, ऐसे करके सिम्टम्स देता है। बुखार उनको नहीं होगा और जलन उनको नहीं होगी, यूरिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हल्का सा दर्द बताती रहेंगी वो फीमेल हमेशा। तो इससे आप समझें कि इन्फेक्शन पस सेल से, बैक्टीरिया और एपिथेलियल सेल से आप इन्फेक्शन पता लगाएंगे। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होगी, 180 के ऊपर होगी, तो यहाँ पे ये 1+, 2+, 3+ होता जाएगा। एल्बुमिन या फिर प्रोटीन, आप समझें इसको, प्रोटीन अगर निकल रहा है तो किडनी डिजीज़ हो सकती है, स्टोन्स हो सकते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1+ में ही क्रॉनिक रीनल फेलियर आप सोचने लग जाएं और गूगल पे बैठ जाएं कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्बुमिन 1+। नो, डोंट डू दैट। विजिट योर डॉक्टर, विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेट देम डिसाइड। ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, क्लूलेस नहीं रहे हम, पर इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन ट्रीटमेंट। डोंट डू दैट, इट्स वेरी हार्मफुल। एंड समटाइम्स हमारे इंडिया में स्पेशली जैसे ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन फील होता है, पेशेंट्स दे टेंड टू टेक एंटीबायोटिक्स अपने आप ही, कि मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ से एंटीबायोटिक खरीद ली और हो गया। उससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उस रेजिस्टेंस से कुछ उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी, पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जब आपकी कोई अगर बाई चांस मेजर सर्जरी होनी है, उस वक्त आपको वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और वो मेजर सर्जरी में जो इन्फेक्शन हो सकता है वो आपके लिए फेटल होगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं करें, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें एंटीबायोटिक्स। तीसरा, गूगल से देख के कभी नहीं करें। चौथा, एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू अगर किया है तो उसको पूरा कंप्लीट करें, चाहे आप ठीक हो गए हों। मान लीजिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपके यूरिन इन्फेक्शन था, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको दी गई, ठीक है, इनटू 5 डेज़, तो आप इसको 5 डेज़ ही लें या फिर मिनिमम 3 डेज़ तो लें। ये नहीं कि आपके पहले 2 डोज में ठीक हो गया तो आप छोड़ सकते हैं। आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड व्हेन कोई मेजर सर्जरी होती है या कोई भी सर्जरी होती है, तब ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे छोटी चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में, उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करके आप अपना ही नुकसान करते हैं। डोंट डू दैट। ओके, बाय, थैंक यू।